चलो जी लेसी करते हैं। बुक्स ऑफ लेसी। लेसर जो है ना वो कैफ में टेस्ट होता है, लेकिन मुझे वो सारा रिवाइज तो करवाना ही था। सी फैब में मेनली लेसी टेस्ट होता है। लेसी के बारे में एक तो ये बता दूं आपको, वैसे तो मैंने ये बात बुक में लिखी हुई है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। लेसर को पढ़ते हुए हमने कुछ टर्म्स लिखी थी, जैसे टाइप्स ऑफ लीज थी, यानी ऑपरेटिंग और फाइनेंस। फिर इसके अलावा लीज टर्म, लीज पेमेंट्स, इंसेप्शन, कमेंसमेंट, GIL, NIL, unearned finance income, implicit rate, GRV, UGRV, IDC, BPO तो था। मैं बात कर रहा हूँ जो डेफिनेशंस पढ़ा रहा था मैं, मेरा ख्याल है यही सब पढ़ा था। ये सारी चीजें लेसी के काम की है ही नहीं, नॉट रेलिवेंट फॉर लेसी। लेसी में इन चीजों का कोई काम नहीं। ये चीजें लेसी में भी वैसे ही हैं जैसी लेसर में पड़ी थी, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। बाकी ये चीजें वही जो लेसर में समझाई थी सब लेसी के लिए भी एप्लीकेबल है। इन चीजों का लेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज लेसी में थोड़ी सी डिफरेंट है। सेट 1 में जाएं, सेट 1 में, और लीज पेमेंट की डेफिनेशन चेक करें। ये कोई 2 पेजेस पे फैली हुई थी, आधी एक पेज पे थी, आधी दूसरे पेज पे थी। ये सारी तरह दोबारा पढ़ लें। डब्बे के अंदर वाली बात तब भी मैंने छुड़वा दी थी, बाकी पढ़ लें सारी। लीज पेमेंट जो सेट 1 में लिखी हुई है, ये सारी एक बार फिर पढ़ लें। जी, लीज पेमेंट्स में वो पैसे शामिल हैं जो लेसी लेसर को पे कर रहा है फॉर यूज ऑफ एसेट। रेंटल दे रहा है, और डाउन पेमेंट हो सकती है, टर्मिनेशन पेनल्टी हो सकती है, परचेज ऑप्शन हो सकती है। एंड इसमें और ऐड कर दी जाती है रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू लेसर, चाहे वो लेसी गारंटी करे, चाहे कोई और अनरिलेटेड पार्टी गारंटी करे। जब लीज पेमेंट्स हम लेसी की बुक्स में पढ़ने लगे हैं, तो अब लेसी सेट 2 में आए। सेट 2 बुक्स ऑफ लेसी में देखें, लीज पेमेंट्स लिखी हुई है मैंने। ये सारी की सारी वही चीजें हैं, सिर्फ वो जो एंड पे वहां रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू लेसर ऐड हो रहा था, यहां पर एक डिफरेंट सा सेंटेंस लिखा हुआ। ये पढ़ लें, फिर समझाता हूं। लीज पेमेंट्स की सारी डेफिनेशन पढ़ लें, सारे पॉइंट्स वही हैं, सिर्फ आखिर में वहां पर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू लेसर ऐड हो रहा था, यहां पर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ और लिखा हुआ। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर GRV किसी थर्ड पार्टी ने लेसर को गारंटी की है, तो लेसी का इससे कोई काम नहीं है, लेसी को से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर लेसी ने गारंटी की है
लेसी ने गारंटी की है 3,000 और लेसी को पता है कि मैंने गारंटी कर तो दी है, लेकिन टोटल एक्सपेक्टेड आरवी चूंकि 5,000 है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको परेशान होने की जरूरत कब है? जब ये इससे ज्यादा की गारंटी कर चुका हो तो। यानी अगर टोटल एक्सपेक्टेड आरवी ही 2,000 है और लेसी कहता है मेरी तरफ से गारंटी के 3 का बिकेगा, फिर लेसी टेंशन में रहेगा। कितने रुपए की टेंशन रहेगी लेसी को? 1,000 की। ये वो लाइन लिखी हुई, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। यानी अगर जीआरवी लेसी ने कम गारंटी की है और टोटल एक्सपेक्टेड आरवी ज्यादा है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर टोटल एक्सपेक्टेड आरवी कम है और लेसी ज्यादा अमाउंट की गारंटी दे रहा है, क्यों गारंटी दे रहा होगा? वो रेंटल कम बनवाना चाहता होगा, होगी नियत। लेकिन अगर लेसी टोटल एक्सपेक्टेड आरवी से ज्यादा की गारंटी दे रहा है तो लेसी को टेंशन है और जितने पैसे उसको देने की उम्मीद है ये वो अमाउंट। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब बुक्स ऑफ लेसी में इसका चूंकि कोई काम नहीं है, यानी लेसर की नजर से चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, लेसी उसको बस लीज ही समझेगा। लेसी के लिए इन चीजों का कोई काम नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे लेसर उसको ऑपरेटिंग लीज कह रहा हो चाहे फाइनेंस लीज कह रहा हो, लेसी के लिए वो लीज है। लेसी की बुक्स में एक ही अकाउंटिंग है, लेसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है। लेसी लीगली कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में हकदार बन गया किस बात का? एसेट यूज करने का। तो लेसी उस एसेट के यूज करने को उस एसेट को यूज करने का जो हक है वो एसेट बना लेगा। यानी लेसी उस हक को एसेट बना लेगा। अच्छा, बनाएगा हक को एसेट, जैसे बिल्डिंग यूज करने का हक है, लेकिन उस हक को रखेगा वो पीपी में, नाम राइट ऑफ यूज होगा लेकिन वो बिल्डिंग जैसी अकाउंटिंग हो रही होगी उसकी। तो लेसी अपनी बुक्स में कमेंसमेंट ऑफ लीज पे हक को एसेट बना लेगा। और क्रेडिट तो अभी कैश नहीं किया, वो तो उसने ओवर द पीरियड कैश पे करना है, तो वो क्रेडिट अपनी एक लायबिलिटी कर लेगा और कई साल लगाएगा पे करने में। तो कितनी अमाउंट पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करें? प्रेजेंट वैल्यू। तो आप अगले पेज पे आए, लेसी की बुक्स में लीज की अकाउंटिंग, पॉइंट नंबर 1 बता दिया आपको। डिस्काउंट रेट इंप्लिसिट रेट होगा। अगर लेसी को इंप्लिसिट रेट नहीं पता, लेसर नहीं बता रहा, तो फिर लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये होता है कि लेसी को और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उन पे क्या रेट मिल रहा है उसको। ये पिछले पेज पे डिफाइन भी हुआ है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पिछले पेज पे डिफाइन हुआ है। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि लेसी को इस वक्त मार्केट में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां से क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको। ये होता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो अगले पेज पे पॉइंट नंबर 1, राइट ऑफ यूज डेबिट कर लेगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा, और ये जो राइट ऑफ यूज डेबिट करेगा ये उसका पीपीई होगा, रखेगा इसको पीपीई में। और डिस्काउंट रेट होगा इंप्लिसिट रेट। अगर इंप्लिसिट रेट नहीं पता तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होगा। इस एंट्री के नीचे ब्रैकेट में भी एक बात लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 2 से ऊपर। कमेंसमेंट से पहले भी हो सकता है लेसी को कहा हो जी 50,000 रुपए और जमा कराओ, तो उसको भी वो राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट करेगा। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ एडवांस, यानी कमेंसमेंट से पहले चांसेस कम है, लेकिन जैसे अगर बैंक से गाड़ी लीज कराए ना तो नॉर्मली पहली इंस्टॉलमेंट हमें डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे देनी पड़ती है, फिर कहीं गाड़ी अवेलेबल होती है। तो अगर उससे पहले भी पैसे देने पड़ गए तो राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये पॉइंट 1 सारा पढ़ लें। एनआईएल की तरह एनआईएल में पीवी निकलती है पूरे जीआईएल की, उस पूरे जीआईएल के अंदर जीआरवी भी शामिल होता है, यूजीआरवी भी शामिल होता है। यहां पर तो यूजीआरवी नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डिस्काउंटिंग करनी है तो हाँ डिस्काउंटिंग तो करनी है, लेकिन ये इनिशियल पीवी क्या एनआईएल के बराबर आएगी? नहीं। अगर तो रेंटल्स ही हैं बस और एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है या बीपीओ है बस मैक्सिमम, तो हाँ फिर एनआईएल और ये बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और लेसर ने ऑपरेटिंग लीज पे एसेट दिया हुआ है तो लेसर एनआईएल निकाल रहा होगा, ये फिर भी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल रहा होगा। यानी लेसी ने चाहे लेसर अपनी तरफ से ऑपरेटिंग लीज दे रहा हो चाहे फाइनेंस लीज दे रहा हो, लेसी ने इसको ऐसे ही अकाउंट फॉर करना है जैसे लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, पॉइंट 1
अच्छा, पॉइंट 2 भी पढ़ लें, पढ़ के समझ आ जाएगा। लेसी जो आईडीसी पे करेगा वो भी इसी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डाल देगा। क्योंकि लेसी के लिए तो ये खर्चा जरूरी है राइट यूज करने के लिए, तो इसलिए वो राइट ऑफ यूज में कैपिटलाइज करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी याद हो, कैफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। हमने एंड ऑफ लाइफ अगर प्लांट डिसमेंटल करने का वादा किया होता है और हमारी ऑब्लिगेशन होती है तो उसको प्लांट की कॉस्ट में ही डेबिट किया जाता है। तो ये वो पॉइंट लिखा हुआ। और अगर हमने प्लांट किराए पे लिया है लेकिन ला तो उसको फैक्ट्री ही रहे हैं और इंस्टॉल तो कर रहे हैं, तो वो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी राइट ऑफ यूज में कैपिटलाइज होगा। ये पॉइंट 4 पढ़ लें। जी, पॉइंट 1 2 3 4। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट के एक दो पॉइंट बता के ना फिर सवाल कराता हूं तो ये सारी चीजें फिर समझ आएंगी। इनिशियली हमने क्या किया, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। और ये जो राइट ऑफ यूज है ना, नाम बेशक राइट ऑफ यूज है लेकिन ये पीपी है। तो जब पीपी है तो उसकी अकाउंटिंग भी पीपी वाली होगी, यानी ओवर द पीरियड ये डेप्रिशिएट होगा। लेकिन एक टेक्निकल बात ये है कि कितने अरसे पे डेप्रिशिएट होगा। हाँ जी, अगर तो एसेट लेसर को वापस चला जाना है तो फिर लेसी मैक्सिमम कितना अरसा इस राइट को यूज कर सकता है, तो बस फिर लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर एसेट लेसी के पास ही रह जाना है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, तो फिर यूजफुल लाइफ। और बहुत रेयर है कि ऐसा हो सकता है कि लीज टर्म 4 साल हो और एंड पे एसेट वापस भी चला जाना हो, लेकिन वो लेसी को चाहिए सिर्फ 3 साल हो। रेयर है लेकिन हो सकता है कि हो सकता है लेसी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो जिसपे उसको सिर्फ 3 साल के लिए मशीन चाहिए हो, लेसर 4 साल से कम किराए पे ना देता हो, तो लेसी 4 साल के लिए किराए पे ले आएगा लेकिन चाहिए सिर्फ 3 साल, तो डेप्रिशिएट कितने से पे करेगा, 3 साल पे। ये इसी पेज के आगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट राइट ऑफ यूज के दोनों पॉइंट्स पढ़ लें, और शायद इसी पेज पे प्रिंट हो गया हो या शायद अगले पेज के टॉप पे एग्जाम टिप। मैंने ये बताया है कि कैसे पहचाने हम कि एसेट वापस जाएगा या इधर ही रहेगा, उसके लिए कुछ टिप्स दी है। ये राइट ऑफ यूज के दोनों पॉइंट्स पढ़ लें एग्जाम टिप के डब्बे समेत।
जी अच्छा जी, लीज लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्डेड है? प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके लिए वही अकाउंटिंग जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग है, हर साल के एंड पे इंटरेस्ट बनेगा, क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, और जब लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी तो ये लीज लायबिलिटी अगले पेज पे पढ़ लें। पॉइंट 1 पढ़ लें, पॉइंट 2 समझाता हूं। जी पॉइंट 1। अच्छा पॉइंट 2 का मतलब समझ लें। पॉइंट 2 के लिए ना आप लीज पेमेंट्स पे वापस आए, पहले पेज पे लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स में क्या लिखा हुआ? सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो लीज पेमेंट्स के अंदर कंसिडर होंगी एज वेरिएबल लीज पेमेंट्स। या तो लेसर ने कहा होगा कि काइबर प्लस 3% पे लीज पे देंगे, तो अब ये रेंटल चेंज कब हो जाया करेगा? अगर आपने प्रैक्टिकली देखा है कहीं लीज का स्केड्यूल, या हर साल काइबर अपडेट होगा तो रेंटल बदल जाएगा। अब ये जो रेंटल बदल रहा होगा ये वेरिएबल लीज पेमेंट है। किस वजह से वेरी कर रहा है? काइबर चेंज होने की वजह से। या फिर लेसर ने कहा हुआ है कि अभी तो किराया हमने रखा है इतना, हर साल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा उसके मुताबिक हम किराया अपडेट कर दिया करेंगे। ये इंक्रीज किस वजह से आ रही होगी? सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो लीज पेमेंट्स के अंदर शामिल करनी है। अगर लेसर लेसी से ये कहे कि हम आपसे इतना इतना किराया लेंगे, लेकिन अगर आपने इस मशीन को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी सेल्स, क्योंकि मशीन बहुत जबरदस्त है, उसकी सेल्स अगर 2 मिलियन से क्रॉस की तो जो ऊपर वाली सेल्स है उसका 1% भी आप हमें रॉयल्टी देंगे। तो ये वेरिएबल क्यों है? सेल्स के साथ लिंक है और अमाउंट नहीं पता, अमाउंट कब पता चलेगी? तो वेरिएबल का मतलब यहां पर वेरी करना नहीं है, अमाउंट नहीं पता। तो क्या ये अमाउंट जो नहीं पता ये काइबोर की वजह से चेंज होनी है, सीपीआई की वजह से चेंज होनी है? ये वाली वो वेरिएबल लीज पेमेंट है जो लीज लायबिलिटी के पॉइंट 2 में लिखा हुआ। अब पेज पलट के वापस आए, जो लीज लायबिलिटी पढ़ रहे थे उसका पॉइंट 2 पढ़ लें कि अगर इस तरह कोई सेल्स का हिस्सा देना हुआ तो वो फिर जिस साल में देंगे लेसी फिर तभी एक्सपेंस बनाएगा उसको। ये इस पॉइंट का मतलब है। चलें जी सवाल लिखें। कौन सी? वो इस पॉइंट 2 में नहीं आएंगी क्योंकि उनकी पीवी हमने राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी में ही रखी हुई थी, और उनमें अगर चेंज आएगा कल को तो वो अगली हेडिंग रीअसेसमेंट में आएगा। यानी इंडेक्स और काइबोर के अलावा वाली जो वेरिएबल है वो इस पॉइंट 2 के अंदर है। चलिए ये चीजें कवर करके सवाल कराता हूं। लीज टर्म है 4 साल, लीज रेंटल 64,000 payable at end of every year. Total expected RV at end of lease term. Total expected RV at end of lease term 15,000 15,000. Residual value guaranteed by lessee 20,000 20,000. Implicit rate 14%. However, it is not known to lessee. Incremental borrowing rate 12%.
12%। कमेंसमेंट ऑफ लीज बताइए। कमेंसमेंट ऑफ लीज है 1 जनवरी 24। 1 जनवरी 24। डाउन पेमेंट 10,000, 10,000। फर्दर 12,000 वर इनकर्ड, फर्दर 12,000 रुपए वर इनकर्ड on installation of asset which was completed on 29 फरवरी 2024। useful life of similar assets is 5 years। IDC paid by lessor 6,000 और IDC paid by lessee 4,000। लेसर ने आईडीसी दिया है 6,000 और लेसी ने आईडीसी दिया है 4,000। In addition to lease rentals, lessee is required to pay royalty at end of every year equal to 1% of sales। 1% of sales। टोटल सेल्स फॉर 2024 वर 450,000, 4.5 लाख। 450,000, 4.5 लाख। रिक्वायर्ड है मुझसे सारी जनरलिटीज, extracts of income statement और extracts of SOFP for the year ending 31st December 24। जी 1 जनवरी 24। अच्छा, डाउन पेमेंट की एंट्री बेशक कंपाउंड कर दें चाहे उसको अलग कर दें, दोनों बातें ठीक है। मैं अलग कर देता हूं, कंपाउंड भी कर सकते हैं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। निकालिए फिगर, करें वर्किंग वन। और ये देख लीजिएगा, मैंने लीज लायबिलिटी की अमाउंट से एंट्री करनी है, यानी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। करें कैलकुलेट। Implicit rate not known to lessee।
जी, एक तो डाउन पेमेंट आ गई कितनी, 10,000। फिर उसके अलावा रेंटल है 64,000, 1 माइनस 1.12, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट नहीं पता तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पावर -4 प्लस गारंटी दी हुई है कितनी, 20,000, जबकि एक्सपेक्टेड आरवी तो हम गारंटी दे बैठे ज्यादा की और हमें लगता है हमें 5,000 पड़ जाने एंड पे। टू 207,568 ये हो गई इनिशियल 207,568। फिर कमेंसमेंट के ऊपर ही डाउन पेमेंट दे दी तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000। अच्छा, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि इस 10 को यहां से निकाल दें, लीज लायबिलिटी 197 से क्रेडिट कर दें और कैश 10,000 से कर दें, ये भी हो सकता है। चले 1 जनवरी से आगे चले। लेसी ने आईडीसी पे किया कितना, वो भी राइट ऑफ यूज में ही जाएगा 4,000। और क्या हुआ, इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ 1 अप्रैल 29 फरवरी, ये भी राइट ऑफ यूज में ही जाएगा कितना, 12,000। फिर फिर 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, करें कैलकुलेट। जी जनाब, कितनी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या हुआ, इस पे 10 महीने अलग से और बाकियों पे अलग से। अच्छा, क्या ये कोई ऐसा खर्चा है कि अलग से यूजफुल लाइफ है?
तो प्लांट को वर्किंग कंडीशन में लाते हुए खर्चा किया है, इसकी कोई अलग से लाइफ की गिनती तो नहीं शुरू हो जाएगी कि हाँ जी इंस्टॉल हो गया अब यहां से गिनती शुरू है इसकी। ये तो प्लांट पे खर्चा किया है, तो इस पे तो अलग से 10 महीने नहीं है। रही बात क्या सबके ऊपर पूरे साल की के 10 महीने की, तो आप पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़ें, राइट ऑफ यूज नोट्स में सेट 2 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगले पेज पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट राइट ऑफ यूज, सबसे नीचे पेज पे, सबसे नीचे पेज पे, इसी पे सबसे आखिर में। कब से करनी है डेप्रिसिएशन? कमेंसमेंट से, क्योंकि हम राइट की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो राइट तो मिल गया कमेंसमेंट, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एसेट के वर्किंग कंडीशन में आने से नहीं चलनी है, कमेंसमेंट से चलनी है, क्योंकि हम राइट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए कमेंसमेंट से गिनना है। तो पूरे साल की, तो ये प्लस ये कितना हो गया? 207 4 और 12 2 23 5 6 8 डिवाइडेड बाय 4 साल के 5 साल, 4 साल, क्योंकि एसेट वापस चले जाना है तो यूजफुल लाइफ 5 है, लेकिन हमें लीज टर्म पे करना है फिर। और अगर एंड ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी होती तो फिर 5 लेते जी, 5 5 8 9 2। और साल के एंड पे लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट बनना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और इसकी पेमेंट होनी है, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 64,000। और रॉयल्टी जानी है जिसका लीज पेमेंट में कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो रॉयल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 45,000 या 4500, क्या 4500। और इसके लिए वही जैसे स्केड्यूल लेसर में बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इकतीस दिसंबर 24। और आप वही मैंने कहा था 10,000 डायरेक्ट कैश क्रेडिट कर दें, लायबिलिटी में लाए ही ना, वो भी ठीक है, तो लायबिलिटी में 197 से स्टार्ट कर लेता हूं, 12%, 23708 64 157,276। और SOFP भी बनानी है तो एक लाइन और बनानी पड़ेगी नॉन करंट के लिए, 18873 214। तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 23708, हम यहां खड़े हैं। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स और SFP के एक्सट्रैक्ट्स। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी 55892 और इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 23708, रॉयल्टी एक्सपेंस आएगा 4500, और सारे एक्सपेंसेस हैं इसलिए ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। SOFP में एक तो राइट ऑफ यूज आएगा जो कि PPE ही है, अलग से राइट ऑफ यूज का नाम वो भी ठीक है, 223568, और ये डेप्रिशिएट हो गया 55892। जी 1676776। और लीज लायबिलिटी नॉन करंट में क्या आएगा? 112149, और करंट में इन दोनों का डिफरेंस 127। ये होती है बुक्स ऑफ लेसी।
जी नोटेड। अच्छा एक सवाल कैफ का ही प्रैक्टिस सेट 2 में आए और ज़बानी देख लें। ऐसा ऐसा सही है तो ज़बानी देख लें। ये सवाल ना मैंने एक दफ़ा आपको पहले बोर्ड पे करके दिया था जब लेसर पढ़ा रहा था ऑपरेटिंग लीज। अब लेसी का ये आप ज़बानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन 1 ऐसा ऐसा सही है, इंस्टॉलेशन है और प्रैक्टिस सेट 2 में पहला ही सवाल है। ये 2 क्वार्टर्स के बाद जाके एनविटी है, तो डिस्काउंट करके फिर 0 तक लाने के लिए फिर से डिलेड एनविटी टाइप। देखें पहले 2 क्वार्टर्स में कैश नहीं है, यहां से कैश आना शुरू हो रहा है, तो जब आप एनविटी डिस्काउंटिंग लगाएंगी तो वो इधर आएगा
और फिर 2 पावर और डिस्काउंट करना पड़ेगा। जी ठीक है, 10 महीने की डेप्शन, क्योंकि हमने कमेंसमेंट डेट से करना है, वर्किंग कंडीशन में आने का इंतजार नहीं करना। अब ये प्लांट वर्किंग कंडीशन में आया था 1 अप्रैल को, लेकिन हमने कमेंसमेंट से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना। अच्छा जी, अच्छा अब आए पास्ट पेपर पे, इस चैप्टर के पास्ट पेपर पे। उनमें होगा क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 20। बल्कि ये पूरा ही कराऊंगा अभी मैं, 0.12 नहीं, क्योंकि 0.3 सेल एंड लीज बैक है, रहने दें, ये मैं सेल एंड लीज बैक की बात कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये रहने दें दिसंबर 20। ये सवाल मैंने अभी 0.1 और 2 कराना था, 0.3 नहीं, तो 0.3 सेल एंड लीज बैक है, तो ठीक है छोड़ दें, सेल एंड लीज बैक के बाद पूरा सवाल कर दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें, ये भी कैफ का ही है, ज़बानी ज़बानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, इसमें डिसमेंटलिंग वाली बात भी आ जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, डेटॉल लिमिटेड, ये भी ज़बानी देख लें। क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा